ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश प्रसंग में हम सभा पर्व के अंतर्गत नारद नीति पढ़ रहे हैं। नारद नीति अर्थात युधिष्ठिर और नारद का जो संवाद है उसको हम पढ़ रहे हैं। पिछले प्रसंग में महाराज युधिष्ठिर को अप्रत्यक्ष रूप से देवर्षि नारद जी ने उपदेश दिया कि क्या आप धन के मोह में पड़ करके धर्म को तो नहीं छोड़ देते। फिर पूछा, धर्म को ही अत्यधिक प्राथमिकता देते हुए कहीं तुम निर्धन तो नहीं हो गए, और कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि तुमने धन को भी छोड़ दिया हो और धर्म को भी छोड़ दिया हो, लेकिन काम में अत्यंत आसक्त हो गए हो। कुछ ऐसा तो नहीं है। यानी इसके माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि मनुष्य को किस प्रकार से सम्यक जीवन जीना चाहिए। देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर जी से पूछते हैं, कश्चित निद्रावशम नैसी कश्चित काले विबुध्यसे कचित चापर रात्रेषु किंचित्यर्थम अर्थवित। पूछते हैं कि तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं हो जाते, समय पर जागते समय पर सोते तो हो। अर्थशास्त्र के जानकार तो तुम हो ही, रात्रि के पिछले भाग में जानकर अपने अर्थ के विषय में विचार तो करते होगे या नहीं कर पाते हो। राजा के विषय में वो कह रहे हैं कि राजा जो है असमय ही निद्रा का वशीभूत होने वाला नहीं होना चाहिए। जिसको महान पुरुषार्थ अपने जीवन में करना है, या ये कहें कि जिसके उद्देश्य बड़े हैं, ऐसे व्यक्ति को निद्रा को जीतने वाला होना चाहिए। निद्रा तंद्रा आलस्य जो है पुरुषार्थ में सदैव बाधक होते हैं और मनुष्य उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता जो लक्ष्य उसने अपने जीवन में निर्धारित कर रखा है। इसलिए समय पर निद्रा आए ऐसी कुछ व्यवस्था होवे, असमय निद्रा को प्राप्त ना होवे। पेट की खराबी, तमोगुण की स्थिति और व्यायाम ना करने के कारण से, स्वयं पर अंकुश ना रखने से बहुत सारे लोग असमय ही निद्रा को प्राप्त हो जाते हैं। असमय को निद्रा को प्राप्त हो जाते हैं का अर्थ आपको वैसे अधिक बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप उदाहरणों से समझ लें कि हमारी कक्षा में ही सुनते सुनते कुछ विद्यार्थी सो जाते हैं। बस इसी को बोलते हैं असमय निद्रा को प्राप्त। अब पढ़ने बैठे थे या सोने बैठे थे, पढ़ने के लिए बैठे थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते ऐसे झपकी मारना शुरू कर देते हैं। ये है असमय। पढ़ने का समय था, सोने का समय नहीं है। लोग ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए, जॉब करते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, कंप्यूटर सामने होता है, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ लिख रहे हैं और पता चला कि सिर जो है टेबल पर धरा हुआ है, यानी औंधे मुँह सो गए हैं वहाँ पर। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि जी हम चिंतन कर रहे हैं, तो कुछ आंख बंद करके ऐसे चिंतन कर रहे हैं और फिर मुंह खुल गया है और खर्राटे हुए तो पड़ोसियों को पकड़ में आया कि भैया तगड़ा चिंतन चल रहा है। और जब उसे जगाया गया तो वो कह रहा था, नहीं नहीं मैं सोया नहीं हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मुझे पता है। ऐसा होता है। शिविर अपने यहाँ लगते हैं तो मैं एक जगह तो बैठता हूँ नहीं, मैं देखता रहता हूँ, तो मन से भी उठ करके चल पड़ता हूँ ऑडियंस में, श्रोताओं के पास, विद्यार्थियों के पास। तो बस कुछ लोग तो पहले आंख बंद करके ध्यान से सुन रहे होते हैं, फिर से उनका गला लटक जाता है, यानी असमय निद्रा को प्राप्त। गला लटक गया का मतलब क्या हुआ? सो गए।
तो फिर जाता था उनके पास, धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखता था, ऐसे बताते नहीं 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 मैं जाग रहा हूँ, मुझे पता है तुम जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो, मुझे मूर्ख बना रहे हो। तो यह है असमय को निद्रा को प्राप्त। तो मनुष्य को चाहिए कि इस पर थोड़ा अंकुश करे, काबू करे, वश करे। जिसको महान कार्य करना है, जिस पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, ऐसा व्यक्ति निद्रा को जीतने वाला होना चाहिए। दूसरा कहा कि नारद जी कह रहे हैं कि भाई तुम अर्थशास्त्री तो हो, अर्थशास्त्र के जानकार तो हो। जो भी व्यक्ति है काम धंधा करने वाला है, व्यापार करने वाला है, उसे अर्थशास्त्री अवश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स केवल वही व्यक्ति होगा जिसको किसी सेठ के यहाँ नौकरी करनी है। आजकल सिस्टम यही हो गया है कि इकोनॉमिक्स कौन पढ़ेगा, अर्थशास्त्र कौन पढ़ेगा, जिसको हिसाब किताब करना हो। यानी सेठ लोग इकोनॉमिक्स ना पढ़ें, राजा लोग इकोनॉमिक्स ना पढ़ें, ऐसा नियम नहीं है। जिनको राज्य संचालन करना है, यानी जिनको हम विधायक कहते हैं, सांसद कहते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं, मंत्री कहते हैं, इनको पॉलिटिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से चाहे कोई छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, इनको भी अर्थशास्त्र पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए कि कैसे क्या चलते हैं। वो सीए के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, या किसी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे जो शाम को आ जाता है 2 घंटे हिसाब बनाने के लिए, 2 घंटे टैली पर कुछ काम करने के लिए आ जाता है, 2 घंटे एक्सेल सीट पर कुछ क्रेडिट डेबिट जोड़ने के लिए आ जाता है, उसके भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। यानी व्यक्ति को स्वयं अर्थशास्त्री होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं वो कि रात्रि के पिछले भाग में बैठ करके तुम अर्थ पर चिंतन करते हो कि नहीं करते। अब देखो ये बहुत बड़ा प्रमाण है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं आत्मनिरीक्षण के संबंध में, कि प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। यानी जो उन्नति जीवन में करना चाहता है और जो मनुष्यता से देवत्व की ओर बढ़ना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मनिरीक्षण करे। बोले किसके समान? बोले व्यापारी के समान। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कुशल व्यापारी शाम को हिसाब किताब लगाता है कि आज कितना इनकम हुई, कितना घाटा हुआ, किससे कितना लिया, किससे कितना दिया, कितना माल मंगाना है, कितनों को माल भेज दिया है। और वो कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं कि गल्ले पर बैठ करके वहीं दुकान का मंगल करने से पूर्व ही वहीं पर हिसाब लगाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं घर आकर के हिसाब लगाते हैं। तो ये नियम है कि लगाना चाहिए, और ये प्रमाण मिल गया युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर को कह दिया है किसने? देवर्षि नारद ने। तो भाई जिनको अपना व्यापार आगे बढ़ाना है, राज्य आगे बढ़ाना है, उनको भी आत्मनिरीक्षण करना है, और जिनको जीवन में उन्नति प्रगति करनी है उनको भी आत्मनिरीक्षण करना है। यानी बिना आत्मनिरीक्षण के ना तो ब्राह्मण आगे बढ़ सकता, न क्षत्रिय आगे बढ़ सकता, न वैश्य आगे बढ़ सकता, तो शूद्र की बात ही क्या करें। यानी सबको जो है रात्रि में सोने से पहले चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। लोग भूल क्यों जाते हैं? लोग भूल इसलिए जाते हैं कि वो छोटे मोटे कामों में उलझ जाते हैं, थोड़े से फ़ोन कॉल्स में उलझ जाते हैं, 4 बातों में उलझ जाते हैं। फिर जो उनका एक बड़ा कार्य होता है, जो उन्हें आज के दिन करना था या अगले दिन उनको करना था, वो नहीं कर पाते। फिर कहते हैं हाँ जी आपने वो काम किया, बोले कुछ ऐसी छोटी मोटी व्यस्तताएं लग गई और हम भूल गए। तो इस भूल से भी कैसे बच सकते हैं? आत्मनिरीक्षण करके। आत्मनिरीक्षण करें, यानी खुद को थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देवें, फ़ोन साइड कर दें, कुंडी लगा दें, अंदर भी कोई प्रवेश न करे, टीवी भी बंद कर दें, थोड़ा अपना दिन भर का थोड़ा एनालिसिस मंथन कर लें, किससे क्या बोला, किससे क्या कहा, क्या लेना था, क्या देना था, और आगे क्या करना है, कल के लिए क्या प्लानिंग है। तो उस प्रकार से विचार कर लेना चाहिए। तो ये शिक्षा यहाँ से मिलती है। आगे देवर्षि नारद कहते हैं कंचित मंत्र यसे नेकः कंचिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो न राष्ट्रम परिधावति। कह रहे हैं कि तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य में तक फैल जाती हो। 3 बातें कही। 3 बातों में से पहली बात ये कही कि कोई गूढ़ गंभीर विषय है, तुमने भोजन किया, दोनों हाथ पीछे किए
और टहलना शुरू कर दिया। गूढ़ विषय है, ऐसे ही टहलेगा व्यक्ति। तो गूढ़ विषय पर आप अकेले ही चर्चा कर रहे हो, आप अकेले ही चिंतन कर रहे हो, तो बोले ये गलत है। फिर गूढ़ विषय है लेकिन 50 चौधरी घेर रखे हैं, मतलब अधिक लोगों के साथ मंत्रणा कर रहे हो, बोले वो भी गलत है। और गूढ़ विषय है, शत्रु पक्ष को पता चल गया, वो भी गलत है। गूढ़ विषय अकेले चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपके अंदर कुछ भावावेश आया, आपके अंदर कुछ भावनाएं जगी, आप किसी चीज़ से प्रभावित हो गए, कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, या कुछ मन में ओहा आ गई, तो अकेले ही चिंतन करने लग जाते हैं और एक दृढ़ संकल्प बनाने के लिए लग जाते हैं, पर वो गूढ़ से मतलब कुछ महत्वपूर्ण है। तो जब हम अकेले विचारना शुरू करते हैं तो वो एक पक्ष ही लेते हैं। गलत होता है तो गलत गलत सोचते चले जाते हैं, और अच्छा होता है तो अच्छा अच्छा सोचते चले जाते हैं। गूढ़ विषय है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष हम अकेले नहीं देख पाते। जैसे मान लीजिए हम कोई भी योजना बनाए, मान लीजिए हमको हिसार में और एक कार्यक्रम करना है, कोई बड़ा कार्यक्रम करना है, 5 दिन का 7 दिन का, हवन से रिलेटेड, आप खुद ही विचार कर लिए, गूढ़ विषय है, और ये सोच लिया मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, अपने मन में सारी प्लानिंग बना ली, तो वो कह रहे हैं कि अकेले मत करो, क्योंकि ये तो एक पक्ष है। आप पॉजिटिव लेकर के चले गए, लेकिन आपने उसका दूसरा पक्ष नहीं देखा। और कोई गूढ़ विषय है, उसमें आपने पूरी पंचायत बुला ली, तो पंचायत बुलाना भी ठीक नहीं है। यानी गूढ़ विषय को विश्वस्त जो समझदार लोग हैं, 2 4 6 लोगों के साथ आपको चर्चा करनी चाहिए गूढ़ विषय पर। 2 हों, 4 हों, 6 हों, 10 हों, बस उतने लोगों को ले लो जो इस प्रकार के कार्यों में मास्टर हों, वो भी कुछ गूढ़ काम, विशेष काम, महान काम बीच में उन्होंने किए हों, जिनके अच्छे एक्सपीरियंस हैं, अच्छे अनुभव हैं, ऐसे लोगों को लो। जिनकी विचारधारा आपके साथ मिलती है, ऐसे लोगों को लो। जिनका दृष्टिकोण अच्छा है, जिनका चश्मा ठीक है, जो पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार की बातों को समझते हैं और चर्चा की गंभीरता को समझते हैं, तो ऐसे कुछ गिने चुने 2 4 लोगों को लेकर के मंथन करना चाहिए। इसका लाभ ये है कि जब आप कार्य करोगे और कार्य की सफलता अगर होती है तो आप में अभिमान नहीं आएगा, कहेंगे कि भाई सब लोगों ने मिलकर के इस प्रकार का विचार किया। हम शुरुआत में नेता बने, लेकिन विचार सबने किया, और यदि विफल हुआ तो भी तुम्हारे सिर पर नहीं आएगा कि तुमने अकेले ने किया। भाई सब पंचों की, मतलब जो लोग थे, 8-10 लोग थे, एक हमारी कैबिनेट थी, उन सब ने बैठ करके विचार किया, तो उसके हानि और लाभ दोनों में बच जाएंगे। हानि में भी बचेंगे और लाभ में भी बचेंगे। इसलिए गूढ़ का एकाकी चिंतन मत करो, और गूढ़ विषय का पब्लिसिटी मत करो, बहुत ज़्यादा लोगों तक भी मत पहुंचाओ। ये बात इन्होंने कही है। आगे उन्होंने कहा कि आप जो मंत्रणा करते हैं, उस मंत्रणा को कभी विपक्षी लोगों तक मत पहुंचने दो। ऐसे लोग जो बिल्ली के स्वभाव वाले हैं, यानी जो खुद तो कुछ अच्छा काम करते नहीं हैं और दूसरों को अच्छा काम करने नहीं देते, ऐसे लोगों तक जब बात जाएगी तो वो हमेशा बीच में बखेड़ा खड़ा करेंगे, आपको टोकेंगे, आपको मिसगाइड करेंगे, ये मत दो, वो मत दो, ये मत लाओ, वो मत लाओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्योंकि खुद ने जीवन में कुछ नहीं किया तो दूसरे को करता हुआ वो देख नहीं पाएंगे। तो एक तो होता है कि साक्षात शत्रु विरोधी, और एक शत्रु वो है जिनको धर्म क्रिया में रुचि नहीं है, वो चाहते नहीं कोई करे। तो ये भी एक प्रकार से धर्म के क्षेत्र में शत्रु होते हैं। आप देखते होंगे कई लोग बैठे हैं कुर्सी पकड़ करके, ना कुर्सी पकड़ करके ऐसे बैठे हैं कि घुसने नहीं देते, काम करने नहीं देते, नए युवा लोगों को आने नहीं देते, नए लोगों को भीतर प्रवेश करने नहीं देते। यानी ये एक प्रकार से धर्म के शत्रु हैं, धर्मध्वजी बन करके बैठे हैं, लेकिन कुछ अच्छा सृजनात्मक कार्य होने नहीं देते। तो ये भी शत्रु हैं। केवल वो शत्रु नहीं है जिससे जमीन को लेकर के, पद को लेकर के या अन्य प्रतिष्ठा को लेकर के झगड़ा है, या सीमा विवाद को लेकर के झगड़ा है। ये भी एक प्रकार के शत्रु हैं जो धर्म में बाधक हैं। तीसरी बात, देवर्षि नारद कहते हैं
कश्चिद अर्थान विनिश्चित्य लघु मूलान महोदयान क्षिप्रम आरंभसे कर्तुम न विघ्नयसि तादृशान। धन की वृद्धि के ऐसे उपायों का निश्चय करके जिनमें मूलधन तो कम लगाना पड़े परंतु वृद्धि अधिक हो, उनको शीघ्रतापूर्वक आरंभ कर देते तो हो ना। वैसे कार्यों में अथवा वैसा कार्य करने वालों के मार्ग में तुम विघ्न तो नहीं डालते। दो प्रकार की बात यहाँ पर देवर्षि नारद कह रहे हैं। स्टार्टअप कैसा करना चाहिए, यानी महाभारत आपको स्टार्टअप बिजनेस सिखा रही है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, व्यापार कैसे करना है। तो उसके विषय में उन्होंने कहा कि आप ऐसा प्रयास करो कि पहले योजना बनाओ, हमारे क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है। आज के हिसाब से लोग क्या करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं और केवल पैसा है, या परिवार पर वो एक प्रकार से थोपने का प्रयास करते हैं कि मेरा कुछ स्टार्टअप करा दो, मेरा कुछ बिजनेस करा दो। स्किल कुछ नहीं है। पहले से मोहल्ले में 50 कपड़े की रेडीमेड शॉप हैं, इसने 51 भी खोल ली, बस ये काम किया है। पहले से परचूने की किराने की दुकानें थीं, इसने भी खोल ली। इसने देखा डेयरी का प्रोडक्ट बढ़िया काम चल रहा है, तो ये इसने भी डेयरी खोल ली। इसने कहा कि भाई फोटोकॉपी वाले बढ़िया कमा रहे हैं, तो इसने भी खोल ली। इसने देखा इंटरनेट वाले खूब कमा रहे हैं, तो ये भी खोल लिए, यानी भेड़ चाल। तो जो लोग, चूँकि हमारे भारत में मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा है, और मध्यम वर्गीय परिवार की ये सबसे समस्या है कि वो भेड़ चाल में चलता है। वो किसी व्यापारी से प्रभावित होता है, पड़ोसियों से प्रभावित होता है कि इसके ग्राहक तगड़े आते हैं, इसकी इनकम अच्छी है, तो उसे और कुछ समझ में नहीं आता, उसे वो पड़ोसी समझ में आता है। और पड़ोसी समझ में आता है तो वही सारा का सारा ताम झाम लेकर के ये भी बैठ जाता है। बिजली का बिल भी नहीं चुका पाता वो व्यक्ति, क्योंकि ग्राहक की एक दृष्टि होती है, वो परंपरा से जिसके पास जा रहा है लेने के लिए वो उसी के पास जाएगा। और वैसे ही शॉप अगर कहीं दूसरी जगह पास में आस पड़ोस में खुल गई है तो उसके अंदर प्रवेश करते से उसको संदेह होता है। भले ही जिसके पास परंपरागत तरीके से वो शॉपिंग कर रहा था और उसे नया वाला 50 रुपये कम देगा ना, तब भी इस पर संदेह करेगा, पता नहीं ये वो क्वालिटी थी या नहीं थी। कितना ही प्रयास कर ले, क्योंकि ग्राहक की एक मानसिकता होती है, वो भी एक प्रकार से भेड़ चाल में चलता है। तो ऐसा होता है कि जो पहले कपड़े की दुकान पर जा रहे थे वो जिंदगी भर उसी से लेते रहेंगे, जूते की शॉप पर जा रहे थे जिंदगी भर वहीं से लेते रहेंगे। तुम्हारी नई दुकान से वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। और तुम्हारी समस्या क्या है कि तुम सोचते हो कि भाई उसके पास 50 ग्राहक आए, मेरे दिन भर में 5 आए, तो 5 को मैं इस प्रकार से काटूं कि 25 के बराबर बात बन जाए। ऐसे भी नहीं चलता कि ग्राहक को आप अच्छे प्रकार से संतुष्ट करना सीखो। जब मेरा कहीं इधर उधर यात्रा करने का अवसर मिलता है और मैं भी कोई नई नई शॉप में जाता हूँ तो लोगों के व्यवहार को देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार तुम गुजरातियों से सीखो थोड़ा, तुम लूटने का मत सोचो। एक बार व्यक्ति आ गया है तो आप उसे बेचने का मत सोचो और आप उससे ज़्यादा कमाने का मत सोचो, आप उसे गुड सर्विस दो। मैंने कहा गुजराती व्यापारियों में ये खासियत होती है कि वो वेलकम अच्छा करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, आपको बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, छाछ पिलाएंगे। ये बात अलग है, बिल उसी में इंक्लूड हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, पर तरीका है। आप प्रेम से जब किसी के व्यक्ति का वेलकम करो और खुद उसको ऊपर बैठा दो, खुद नीचे बैठ जाओ, ग्राहक को ऊपर बैठा दो, खुद नीचे बैठ जाओ, तो ग्राहक तो क्या है, प्रसन्न हो गया। और ग्राहक के मन को पढ़ना चाहिए। ग्राहक जो है ना 10 रुपए में संतुष्ट हो जाता है। 100 रुपए की चीज है, आप उसे 90 में दे दो, गारंटी है वो सदा आपके पास आता ही रहेगा। और तुम वो 10 रुपए के तुम 1000 बना लोगे उस ग्राहक से। तरीका होता है, और ये हमने देखा है, क्योंकि इतने सारे राज्यों में घूमते हैं। एक गुजराती व्यापारी के पास जाते हैं तो उसका एक अलग ही स्वैग है, और दूसरे के पास जाएंगे तो उसका अलग ही स्वैग है। अब जैसे अपना हरियाणा है, हरियाणा में क्या स्थिति, भाई लेना है तो ले, नहीं तो आगे बढ़ो। वो उसके हुक्के में मस्त है, वो उसे नहीं करनी दुकानदारी, वो जूते की नोक पर दुकानदारी करता है। तो हमेशा दुकानदारी जो है, व्यापार, वो ठाकुरपने से, क्षत्रिय पने से नहीं चलता। व्यापार तो जो है बनियापने से चलता है, मीठे पने से चलता है।
तो ये मैंने प्रसंग अनुसार बात कह दी कि लोगों को बिजनेस करते समय थोड़ी बुद्धिमानी लगानी चाहिए कि भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। सब दुकान खोल रहे हैं वो तुम भी खोल दो, ये मूर्खता है। हमेशा दुकान खोलने से पहले सर्वे करना चाहिए कि मेरे कॉलोनी में, मेरे मोहल्ले में, इस मार्केट में किस चीज़ की कमी है और ग्राहक की डिमांड क्या रहती है, उसको पकड़ो। फिर ये देखो क्या तुम्हारी उसके विषय में स्किल है। एक तो आपूर्ति देखो, डिमांड देखो कि कस्टमर की डिमांड क्या है और क्या तुम उसको मैनेज कर सकते हो। फिर उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, ऐसे इन्वेस्ट करना है कि पैसा कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो। ऐसा मत करो कि तुमने पूरा खेत बेच दिया, एक कॉलोनी में से एक आपने प्लॉट निकाल दिया और ले दे करके आपने 10 लाख रुपए का एक शोरूम या शॉप खोल ली। तो 10 लाख का जितना ब्याज आता है ना, उस ब्याज के बराबर तुम प्रॉफिट भी महीने में ले नहीं पाओगे। और लोग अक्सर गलती करते हैं, केवल ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो सब वो हमारी शॉप है, ये हमारा स्टार्टअप बिजनेस है, ये है वो है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुशल व्यापारी बनो, समझदारी से व्यापार करो, पैसा उतना इन्वेस्ट करो जिससे आउटपुट ज़्यादा निकले। आप प्रोजेक्ट देखो कि किस में इन्वेस्टमेंट कम होगा और प्रॉफिट जिसमें ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा सोचो विचारो मत। ऐसे कार्यों को आप शीघ्रता से कर दो। और अगर वैसा ही कार्य कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो तुम उसमें विघ्न तो नहीं डालते, बड़ी बात है। यानी इंकरेज करो, व्यक्ति को बढ़ाओ। अगर तुम नहीं कर सकते और कोई दूसरा करने के लिए आया है तो आप उसे बढ़ाओ, उसमें विघ्न मत डालो। आजकल समस्या क्या है कि ना तो व्यक्ति खुद करता है ना दूसरे को करने देता है, और उसको उल्टा ज्ञान देने के लिए चले आते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ये होगा वो होगा। उसके दिमाग में नेगेटिविटी भर देते हैं उस धंधे के प्रति। तो बोले ऐसा मत करो। यानी राजा को बात समझा दी। किसने समझा दी? नारद जी ने। बस उससे हम भी समझ जाएं कि मान लीजिए कुछ हमारे बुद्धि में था स्टार्टअप करने की, पर हम नहीं कर पा रहे, लेट लती भी कर रहे हैं, और ऐसे में ही अगर हमारे किसी मित्र ने, किसी अड़ोसी पड़ोसी ने, किसी भाई ने हमसे बात रख दी कि भाई मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, बोलो तुम इसमें क्या सलाह देते हो, तो तुम उसे मिसगाइड मत करो। भले ही वो तुम्हारा प्रोजेक्ट था, तुम्हारी भी प्लान हो सकता है, तुमको भी दूध डेयरी डालनी थी, अगले के वो ही डालनी थी, तो भाई तू डाल ले। उसमें आप हितैषी बनो, सहयोगी बनो। क्यों? आप सहयोगी बनोगे तो कोई आपका सहयोगी बन जाएगा। और आप किसी के बिजनेस में, व्यापार में और हस्तक्षेप करोगे, विघ्न डालोगे, तो भाई तुम्हारा भी ऐसा नंबर हो सकता है। दुनिया है, समाज है, यहाँ तो कर्म जो है दूसरे प्रकार से आपको मिलते ही हैं, आपके आड़े आते ही हैं। तो ये कुछ व्यवहार की बातें देवर्षि नारद युधिष्ठिर से कह रहे हैं। आगे कहते हैं, कंचित सर्वे न कर्मांतः परोक्षास्ते विशंकितः सर्वे वा पुनरुष्ट सृष्टा संसृष्टम चात्र कारणम। किसान के विषय में ये प्रसंग है। पिछली बार किसानों के विषय में बोला था, लोगों को बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि उस समय किसान आंदोलन चल रहा था। तो राजा को किसानों के प्रति, श्रमजीवी लोगों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। तो कह रहे हैं तुम्हारे राज्य के किसान, मजदूर आदि श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं है। उनसे कार्य और गतिविधि पर, उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि तो रहती है ना। वे तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं हैं, अथवा तुम्हें उन्हें बार बार छोड़ते और पुनः काम पर तो नहीं लेते रहते, क्योंकि महान उत्थान में उन सब का स्नेहपूर्ण सहयोग आवश्यक होता है। क्या क्या बात कही? जो राजा है उसके राज्य में पहला है किसान, दूसरा है मजदूर और तीसरा है श्रमजीवी, यानी श्रमिक व्यक्ति, कर्मचारी वर्ग, किसान वर्ग। ये तुम्हारे परिचित में रहने चाहिए। और दूसरा, इनको पता होना चाहिए तुम कौन हो। यानी जो कर्मचारी है, चाहे वो फैक्ट्री का कर्मचारी हो, कारखाने का, चाहे वो प्लम्बर हो, कुछ भी जो घरों में काम करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हैं, दिहाड़ी पर काम करने वाले हैं, ठेला ढरकाने वाले हैं, छोटे छोटे जो मजदूर हैं, डेली जो कमाते हैं, डेली खाते हैं, डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं,
और जो साधारण किसान हैं, सामान्य किसान हैं, इनको आपके विषय में पता होना चाहिए कि आप हमारे राजा हैं। यानी कहीं पर इतना गैप हो जाता है कि पता ही नहीं है कि हमारा विधायक है कि नहीं है, ये हमारा सांसद है कि नहीं है, ये हमारा मंत्री है कि नहीं है। तो ये लोग भी श्रमजीवी हैं, मजदूर वर्ग है, ये भी जाने कि ये हमारा अधिकारी है, राजा है। दूसरा, राजा को भी पता होना चाहिए कि ये हमारे श्रमजीवी हैं, ये हमारे किसान हैं, ये हमारे वो हैं, कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं। अगर आप एक दूसरे को जानोगे तो आप में स्नेह बना रहेगा, और अगर आप एक दूसरे को नहीं जानोगे तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ, या जो पहले जितने भी आंदोलन हुए चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पर, वो किसान आंदोलन का सबसे बड़ा कारण ये था कि तत्कालीन सरकारें जो थीं उन्हें पता ही नहीं कि हमारे किसान भी हैं। यानी उनका जो दृष्टिकोण था वो एक तरफा रह गया। तो एक तरफा दृष्टिकोण कभी नहीं रहना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, जैसे जो नेता होते हैं उनकी क्या मानसिकता होती है कि हमें ज़्यादा व्यापारी के पीछे ही पड़ना है क्योंकि व्यापारी से पैसा आता है। लेकिन व्यापारी को ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है क्योंकि उसकी चाबी तो हम बैठना जानते हैं, इसलिए वोट तो हमें अपने आप ही देगा। और कर्मचारी श्रमिक वर्ग वो है, इसको केवल लोहा बने वायदे देते रहो, करते रहो, बाकी ये तो एक मुर्गा और 2 दारू की बोतल में मान जाएगा। ये भारत की स्थिति है, वास्तविकता। तो ये उपेक्षाएं बहुत हुई हैं, यानी उनके हितों के विषय में सोचा नहीं गया। जो उनके लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, सड़क मिल जाए, आवास मिल जाए, चिकित्सा की सुविधा हो जाए, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए व्यवस्था हो जावे, और जो अन्य चीज़ें हैं, जो आवश्यक संसाधन हैं, जो श्रमिकों के लिए होना चाहिए, मजदूरों के लिए होना चाहिए, गरीब जनता के लिए होना चाहिए, वो नहीं पहुंचा क्योंकि उनकी उपेक्षा कर दी गई। तो ये चीज़ जो है निश्चित रूप से राजा और प्रजा के बीच में, यानी किसानों के बीच में या कर्मचारियों के बीच में संघर्ष पैदा करने वाली चीज़ होती है। इसलिए एक दूसरे से सुपरिचित रहें, राजा उनसे अपरिचित ना रहे। राजा को पता होना चाहिए मुझे किसानों के लिए क्या करना है, राजा को पता होना चाहिए मुझे कर्मचारियों के लिए क्या योजना लेनी है, राजा को पता होना चाहिए मुझे श्रमिकों के लिए क्या काम करना है, मजदूरों के लिए क्या काम करना है। और श्रमिकों को, मजदूरों को, किसानों को पता होना चाहिए कि राजा हमारे लिए क्या कर रहा है। नहीं तो क्या होता है, बीच के जो बिचौलिए होते हैं ये माहौल ख़राब करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अंतर्द्वंद पैदा कर देते हैं, संघर्ष पैदा कर देते हैं। अब ये जो वर्ग है, सीधी सी बात है, ज़्यादातर पढ़ा लिखा नहीं होता। श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अब बीच वाले लोग आएंगे और इनको बहला फुसला देंगे, वर्ग ला देंगे, फिर इनके सारे काम छोड़ छाड़ करके इनसे बोलेंगे चलो भाई रेल का चक्का जाम करना है, रोड का चक्का जाम करना है, ये चीज़ें तोड़नी है, वो चीज़ें तोड़नी है, संसद का घेराव करना है, उसका घेराव करना है। तो इस प्रकार से एक गलत स्थिति पैदा हो जाती है और ये लोग राजनेता अपनी रोजी रोटी सेकते हैं, और जो कर्मचारी है, साधारण किसान है, मजदूर है, श्रमजीवी है, ये सब के सब लोग उसमें राजनीति की रोटियों में सिक जाते हैं, तप जाते हैं, चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसलिए एक दूसरे का संपर्क बना रहे, किसान राजा का, कर्मचारी राजा का, श्रमिक राजा का संपर्क बना रहे, एक दूसरे से दोनों अपरिचित नहीं रहना चाहिए। और कहा कि उनके कार्य और गतिविधि पर दृष्टि रखें, उनका कार्य कैसा चल रहा है, उनकी गतिविधियां कैसी चल रही हैं, उनका घर कैसा चल रहा है, उनका जीवन कैसा चल रहा है, ये राजा को पता होना चाहिए। और अगर ये राजा को पता नहीं है, विधायक को पता नहीं है, सांसद को पता नहीं है, तो निश्चित रूप से यही बात जो है संघर्ष लेकर के आएगी, और इतना संघर्ष लेकर के आएगी तो हो सकता है उसकी सत्ता परिवर्तन हो जाए। और जब आप मिल ही नहीं रहे, ऐसे में आप मजबूरी में जनता के बीच आ भी जाओ, किसानों के बीच आप आ जाओ, आप मजदूरों के बीच आ जाओ, श्रमिकों के बीच आ जाओ, तो ये तुम्हें जूता मारेंगे। तुम सोचोगे कि मैं इन्हें जाकर के मना लूँ, भाई तुम्हारा उनसे संवाद ही नहीं है, मेल जोल ही नहीं है, चर्चाएं ही नहीं है, और बीच वाले तो बैठे हैं भड़काने के लिए। तो बीच वाले भड़काएंगे और इनके हाथ में तो कुछ भी हो सकता है। वो ये थोड़ी देखेंगे ये कौन है सामने, विधायक है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो थोड़ी ना देखेंगे। ये तो बेचारे भूखे हैं, दुखी हैं, और इनके जले पर बीच के लोगों ने नमक छिड़का हुआ है।
तो वो वायलेंट हो जाएंगे। और ये चीज़ें हमारे भारत में हुई है, हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं। तो इसका तोड़ भी नारद जी बता रहे हैं। इस समस्या का समाधान भी देखो कितना अच्छा नारद जी ने दे दिया है कि किसान है, श्रमजीवी व्यक्ति है, कर्मचारी व्यक्ति है, किसान वर्ग है, इन सब के बीच में कनेक्शन बना रहे। कह रहे हैं कि वे तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं, अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और फिर से काम पर तो नहीं लेते। जो हमारा कर्मचारी है, श्रमिक है, मजदूर है या किसान है, इनके बीच में कभी भी अविश्वास की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में आपने कुछ लेबर को काम पर रख लिया, फिर बीच में से आपने काम से निकाल दिया, फिर बाद में आवश्यकता पड़ी तो बोला कि चलो भाई काम पर आ जाओ। तो ऐसे अगर आप करोगे लेबर के साथ व्यवहार, कर्मचारी श्रमिक के साथ व्यवहार, तो वो आपका नुकसान 100% करेगी। इसलिए जिन भी कर्मचारियों से, मजदूरों से, श्रमिकों से आपने काम लेना है तो बुद्धिपूर्वक काम लो। वो आपके विश्वास पात्र होने चाहिए, उपद्रवी नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई तुम बुला लो, बाद में जाकर के वो गला काट जाए, सिर फोड़ जाए। बोले 2000 रुपये कम दिए तो पता चला चैन खींच ले गई। पता चला कि घर में तो 2 स्त्रियां और 1 पुरुष है, और पुरुष भी छोटा है, मजदूर 4 थे, तो वो उल्टा काम कर गई। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें। यहाँ पर लिखा है महाभारत में कि भाई अविश्वास ना हो। यानी कर्मचारी जो है, जो श्रमिक है, जो दैनिक वेतन भोगी व्यक्ति है, जिसको आप काम पर ले रहे हो, सेवा पर ले रहे हो, वो विश्वास पात्र होना चाहिए। क्योंकि वो आपके घर में चूल्हे तक जा रहा है, बिल्कुल रसोई तक जा रहा है, भीतर तक जा रहा है, तो वो विश्वास पात्र होना चाहिए और उसका मन पढ़ लेना चाहिए। और बीच में उसको ना निकालो ना छोड़ो, विश्वास पात्र हो उसी को रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर व्यवहार करेंगे तो आपके कार्य जो है सिद्ध हो जाएंगे, और स्नेह आपके भीतर जो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छे प्रकार से बनी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बातें देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर के सामने कही हैं। नारद नीति के अंतर्गत राजा को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यानी राजा के लिए उपदेश है तो इसका अर्थ ये है कि ये उपदेश सभी के लिए है। अगर राजा को टारगेट करके कोई बात कह दी गई है तो राजा के अंतर्गत जितना भी मैनेजमेंट है उन सबको वो बात स्वीकारनी है। और ब्राह्मण को अगर कोई बात कह दी गई है तो जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है उन सबको बात स्वीकारनी है। और ऐसे ही किसी व्यापारी से एक बात कह दी गई है तो इसका मतलब उसके व्यापार के आदान प्रदान, लेन देन के संबंध में जितने भी लोग हैं उन सब ने वो बात स्वीकारनी है। ऐसे अगर किसी श्रमिक से कह दिए तो जितने भी सेवा करने वाला डिपार्टमेंट है वो सब अंडरस्टूड हैं। और अगर ये कह दिया कि हे मनुष्यों, संबोधन में क्या कह दिया, हे मनुष्यों, तो सब मनुष्यों के लिए है। और अगर ये कह दिया कि हे विद्वानों, तो फिर वहाँ सभी विद्वानों की बातें हैं। तो ऐसे ऐसे संबोधन आपको वेद में मिलेंगे, ऋषि दयानंद जी ने किए हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक को संबोधन किया तो वो एक को ही कहा गया है, एक को संबोधन कर दिया है मतलब वो सभी के लिए बात कह दी गई है। तो अब हम इस प्रसंग को विराम करेंगे, ठीक है। चलिए ओम का उच्चारण करते हैं। ओम